नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। हाँ दोस्तों, राजस्थान के बारे में अपन आज राजस्थान की विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान के एक छोटे से छोटे पहलू के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान किस चीज़ों की वजह से फेमस है, राजस्थान में क्या चीज़ें पाई जाती है जो भारत से अलग है। दोस्तों देखते हैं आपके अपने राज्य राजस्थान के बारे में। देखो, राजस्थान जब तक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था। वर्तमान में भारत में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर। देखो, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपन एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों अब आपको पता है कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का नाम सरसिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया, जो उस टाइम सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। राजस्थान के कई जिले रेड क्लिफ रेखा पे सीमा बनाते हैं, जिसमें गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, अब वर्तमान में अनूपगढ़ है, उसके बाद में बाड़मेर, और ये सारे जिले राजस्थान के जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। दोस्तों देखते हैं अपन राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की नामकरण में किन किन चीजों की भूमिका है उनके बारे में अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो, वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा। ये सबसे देखो, नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने करा। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। देखो दोस्तों, अगर आपको यह पूछा जाए कि राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए किसने प्रयोग किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में उनकी अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में जो प्रकाशित की थी, उसमें उसने कहा था कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब ध्यान रखना, जो जॉर्ज थॉमस था जिन्होंने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मोमेंट्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसका संपादन किसने किया था? तो ये विलियम फ्रैंकलिन ने इसका संपादन किया था। दोस्तों अब कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए राजस्थान रखा था, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल राजाओं के निवास के प्रांतों को प्राय राजस्थान कहा जाता था। उन्होंने 1829 में एक अपनी पुस्तक लिखी जिसमें एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों में सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब अगर अपन भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, और इसी को राजस्थान शब्द की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य मत ही कर्नल जेम्स टोड का माना जाता है। दोस्तों राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1949 को हुई थी, क्योंकि इसी दिन राजस्थान का एकीकरण, लगभग बृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत किया गया, मतलब संविधान में यह नाम राजस्थान स्वीकृत कर लिया गया। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। दोस्तों पूर्ण रूप से यद्यपि अपन राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में शब्दों का उल्लेख देखें तो इसके लिए विशेष रूप से रियासतों और इनके लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो कि राजपूताना शब्द से सिमिलर मिलता जुलता होता है। दोस्तों अगर आपने इतना वीडियो देख लिया और आगे और भी आप वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं किसी भी स्टेट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। दोस्तों आपको और भी बहुत सारी ऐसे जानकारी मिलने वाली है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी होगी। दोस्तों
राजस्थान शब्द का प्राचीनतम अगर अपन किसी शिलालेख में बात करें तो उसका बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में, उसमें राजस्थानादित्य जो कि विक्रम संवत 682 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। दोस्तों मुणोद नैन सिंह की ख्यात में वीरबान, देखो मुणोद नैन सिंह की ख्यात में और वीरबान के एक ग्रंथ राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द भौगोलिक प्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता दोस्तों, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड का सर्वाधिक मान्य मत लगता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगर अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की स्थिति देखो, राजस्थान भारत की स्थिति के आधार पर देखें तो भारत में उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अगर अपन देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। दोस्तों अगर अपन इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण के मध्य इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। वही अगर अपन इसके उत्तर से लेकर दक्षिण में कौन से स्थान स्थित है, उत्तर में देखो कोणा गांव है, और वही कोणा गांव का कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गंगानगर में, और दक्षिण में बोरकुंड है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। वही अगर अपन पूर्व में बात करें तो पूर्व में सिलाना गांव जो कि धौलपुर में स्थित है, और वही पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों अगर अपन अक्षांश की रेखाओं की बात करें, अक्षांश मतलब आडी लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश ग्लोब में 180 रेखाएं होती है, जिसको 180 अक्षांशों में बांटा गया। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, जो कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये जलवायु, तापमान, स्थान, दूरी का ज्ञान करवाती है। मतलब अगर आपको अक्षांश रेखाओं को ज्ञान करना है तो देखो इसमें यहाँ पर तापमान कैसा है, यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा कि, और इन दोनों देशों के मध्य दूरी कितनी है इन रेखाओं के बीच में वो पता चलेगा। अगर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें अपन तो 111 किलोमीटर होता, मतलब एक अक्षांश से लेकर दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दोस्तों इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगर अपन देशांतर रेखाओं की बात करें तो वह देशांतर रेखा भी काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब में उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। मतलब उत्तर से जो सीधी रेखा खींची जाती है ऊपर से दक्षिण, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ये कुल मिलाकर 360 होती है दोस्तों। देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360। यह हमें समय का ज्ञान कराती है। मतलब भारत और जो ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है जो कि लंदन से गुजरती है, उनके मध्य और भारत के मध्य अगर देशांतरों के मध्य की अपन बात करें तो भारत लगभग 5.5 घंटे ज्यादा है। वहां से कितने घंटे आगे दोस्तों, 5.5 घंटे भारत में टाइम आगे होता है, जिसका हमें ज्ञान होता है देशांतर रेखाओं की वजह से। दो देशांतर रेखाओं की अपन बात करें तो इनमें बीच की दूरी कई जगह समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखो 111.31 किलोमीटर का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो कि बेरिंग सागर से होकर गुजरती है दोस्तों, जो कि जापान के पूर्व से होकर गुजरती है। यह प्रशांत महासागर को काटती हुई दक्षिण की ओर जाती है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर अपन राजस्थान के अंतरराज्य सीमा की बात करें, मतलब राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको काट कर अगर अपन राजस्थान के अंतरराज्य सीमाओं की बात करें तो राजस्थान की अंतरराज्य सीमा दोस्तों कितनी है दोस्तों, 4850। राजस्थान की अगर अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, क्या अंतरराज्य सीमाओं की बात करें दोस्तों तो 4850 किलोमीटर है, जो राजस्थान के 5 राज्यों से लगती है दोस्तों, जिसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा बनाता है दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब से, उसके बाद में लगती है हरियाणा से, वही उसके बाद में उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से और गुजरात से। राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, जो कि टोटल 1600 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर है मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। वही अगर अपन राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लगती है तो झालावाड़ जिले की मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है दोस्तों। और राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश से। और अगर अपन सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है तो पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों।
राजस्थान की, अगर अपन राजस्थान का के क्षेत्रफल की बात करें, अगर राजस्थान को ऑल ओवर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगर राजस्थान की अपन साक्षरता दर की बात करें, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला दोनों की समान रूप से 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है दोस्तों। अगर अपन राजस्थान के राज्य क्षेत्रफल की बात करें कि भाई वर्ग मील में कितना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में वर्ग किलोमीटर में नहीं देखे, वर्ग मील में पूछ लेते हैं तो दोस्तों, तो राजस्थान का है 1,32,140 वर्ग मील है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। अपन राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता है जयपुर है दोस्तों। भौगोलिक विशेषता में राजस्थान में देखो थार का मरुस्थल स्थित है, जो कि थार का मरुस्थल का अंतिम छोर है घग्गर नदी, जो कि घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हक्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हक्करा। विश्व की पुरातन श्रेणियों में अरावली, मतलब राजस्थान में अरावली स्थित है। अरावली जो कि राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। अरावली को राजस्थान में जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में अरावली की वजह से वर्षा नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में अरावली जो मानसून के समानांतर स्थित है, इस वजह से जो मानसून है उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पाता है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है वो है अरावली, जो कि अरावली के अंदर देखो पर्यटन केंद्र है जिसे माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। माउंट आबू पर ही विश्व विख्यात देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करें, तो ये राजस्थान का एकीकरण लगभग 15 मार्च 1949 को एक ऐसा प्रांत बना जो कि राजपूताने के ताकतवर रियासतों में विलीन था। राजस्थान के एकीकरण के समय अपन राजस्थान में देखो 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। अब 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। देखो अगर राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19। और वही ठिकानों के बारे में पूछा जाए तो ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। इसमें 16 क्षेत्रीय राजपूतों शासकों की, मतलब 16 अगर अपन रियासत की बात करें तो वहां पर राजपूत राजाओं का शासन था। वही एक रियासत जो कि मुस्लिम शासकों का नियंत्रण था, जिस पर तो आपको यह पूछा जा सकता है कि एकमात्र राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जो कि राजस्थान के एकीकरण के समय जिस पर मुस्लिम शासकों का नियंत्रण था, तो वो कौन सी थी? टोंक। अगर अपन भरतपुर व धौलपुर की बात करें तो वहां पे जाट शासकों की नियंत्रण था। धौलपुर और भरतपुर में जाट शासकों का नियंत्रण था दोस्तों। अपन अगर राजस्थान का शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है राजस्थान में राजाओं से रक्षित भूमि, मतलब जिस पर राजस्थान के राजाओं की मतलब राजाओं द्वारा रक्षा की जाती है उसको रक्षित भूमि कहा जाता है। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसमें उस समय कई रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी दोस्तों। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वीपी मेनन व सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी सूझबूझ के कारण आज राजस्थान को एक यूनाइटेड रूप से भारत में शामिल किया गया दोस्तों। आजादी की घोषणा के समय राजस्थान की देशी रियासतों के मुख्य स्वतंत्रता सत्ता बरकरार रखने की होड़ मची हुई थी। ये मैंने आपको बताया था अभी दोस्तों। आगे देखते हैं 28 मार्च 1948 को शुरू हुए राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल करके राजस्थान को पूर्ण आधुनिक राजस्थान का स्वरूप दिया गया दोस्तों, जिसमें 26 जिले सम्मिलित है। इस समय भारत के तत्कालीन देशी रियासतों व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका और राजस्थान में वर्तमान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं दोस्तों? 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं राजस्थान से।
अगर अपन राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान के अंदर शुष्क व उपाद्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मतलब राजस्थान में हर जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है। अगर राजस्थान में अरावली के पश्चिम में बात करें तो वहां पर मात्र 25 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वही अरावली में बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। दोस्तों सबसे ज्यादा राजस्थान में वर्षा झालावाड़ में होती है अगर जिले के आधार पर बात करें, और अगर अपन स्थान के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है। दोस्तों अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा व उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर होता है, यह मैंने आपको बता दिया। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क व उपाद्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति और समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि से राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है। अब अपन राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अपन अगर राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, जो कि 30 मार्च 1948 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक बने थे। दोस्तों अगर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें जिसको जनता ने प्रत्यक्ष वोट देकर चुना, विधायकों के माध्यम से, जैसे कि वर्तमान में चुनाव होते हैं, उस समय पहली बार टीकाराम पालीवाल को चुना गया मुख्यमंत्री। 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे टीकाराम पालीवाल, जो कि राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री थे। अगर अपन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये 1 नवंबर 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। इससे पहले राज प्रमुख पद हुआ करता, जो कि सवाई मान सिंह इनके प्रमुख राज प्रमुख हुआ करते थे। अगर अपन राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश की बात करते हैं तो कमलकांत वर्मा है। दोस्तों ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान के अपन सबसे युवा सांसद की बात करें तो सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अगर अपन राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम जोशी थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक के बनर्जी थे। अगर अपन राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक तो थे के बनर्जी, और महानिदेशक थे डीजीपी रघुनाथ सिंह। दोस्तों अगर राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे थी, 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक, और फिर 2014 से लेकर 2018 तक कौन थी माननीय मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे। अगर अपन राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी प्रतिभा सिंह पाटिल। राजस्थान की अपन प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, जो कि स्पीकर होती है राजस्थान की विधानसभा को चलाने की, उनकी अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला सुमित्रा सिंह बनी थी। दोस्तों अगर अपन जयपुर के भव्य किलों और महलों और सुंदर झीलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जयपुर में है दोस्तों, जिसमें चंद्र पैलेस, सिटी पैलेस भी कहा जाता है। इसका निर्माण कराया था महाराजा जय सिंह द्वितीय ने द्वारा बनवाया गया था। मुगल और राजस्थानी स्थापत्य कला का एक संयोजन है। मतलब अगर अपन राजपूत कला और मुगल कला का संयोजन माने तो चंद्र पैलेस, सिटी पैलेस को कहा जा सकता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवाई महल बनाया था, हवा महल बनाया था। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में बनाया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। दोस्तों अगर अपन आमेर दुर्ग के महलों, विशाल कक्षों, स्तंभों, दीर्घाओं, बगीचों, मंदिरों सहित भवनों की अपन बात कर सकते हैं। आमेर महल में मुगल हिंदू स्थापत्य शैली के मिश्रण का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें देखो अल्बर्ट हॉल नामक म्यूजियम की स्थापना 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह 1886 में जनता के लिए खोला गया। मतलब अगर अपन अल्बर्ट हॉल नामक म्यूजियम की बात करें तो उसका निर्माण कब करा गया था? 1876 में। किसके आगमन पर? प्रिंस वेल्स ऑफ, जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनके जयपुर आगमन पर इसका निर्माण करवाया गया था। गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम हाथीदांत कृतियों के लिए, वस्त्रों के लिए, आभूषणों, नक्काशीदारी के लिए, कास्ट कृतियों के लिए, लघु चित्रों के लिए, संगमरमर प्रतिमाओं के लिए, शस्त्रों और हथियारों के लिए समृद्ध है। दोस्तों
अगर अपन सवाई जयसिंह द्वितीय की बात करें तो इन्होंने अपनी रानी के लिए, सिसोदिया रानी के निवास के लिए सिसोदिया रानी बाग का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगर जलमैन शाही बत्तख शिकार के लिए बनाया गया मानसागर झील के लिए बीच स्थित एक महल है। कनक वृंदावन अपने प्राचीन गोविंद देव विग्रह के लिए प्रसिद्ध जयपुर में एक लोकप्रिय मंदिर समूह है दोस्तों। कनक वृंदावन प्राचीन गोविंद देव मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, जिनकी गोविंद देव के रूप में पूजा की जाती है, उनको कनक वृंदावन रूप में एक श्रेणी है दोस्तों मंदिरों की। वहां पर एक समूह है किसका, गोविंद देव जी का। अगर अपन जयपुर के बाजार जीवन दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी, जिसमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य रत्न आभूषण, वस्त्र, मीनाकारी सामान, राजस्थानी चित्र आदि शामिल है। जयपुर के संगमरमर की प्रतिमाओं, ब्लू पोट्री और राजस्थानी जूतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब जयपुर में संगमरमर की प्रतिमाएं बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है। ब्लू पोट्री जो कि कृपाल सिंह शेखावत की, जो कि इसके प्रसिद्ध है, जो कि सवाई मानसिंह फर्स्ट के समय ब्लू पोट्री का राजस्थान में आगमन हुआ था जयपुर में दोस्तों। सबसे पहले आमेर के अंदर ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। यह ब्लू पोट्री ईरान, पर्शिया से अकबर के समय भारत में आई थी दोस्तों। अगर जयपुर के प्रमुख बाजारों में आप देखो तो जोहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, MID रोड ये प्रमुख है। राजस्थान परिवहन निगम RSRTC की उत्तर भारत के सभी प्रमुख गंतव्यों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध है। मतलब उत्तर भारत में राजस्थान से हर एक राज्य में बस जाती है दोस्तों। जयपुर के निकट विराटनगर, जिसका नाम बेराट है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया था, में पंचखंड पर्वत पर वज्रांग मंदिर नामक एक अनोखा देवालय है, जहां हनुमान जी की बिना बंदर की मुखाकृति है और बिना पूंछ वाली मूर्ति स्थापित है, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी यशस्वी लेखक रामचंद्र वीर ने की थी दोस्तों। अगर अपन पन्ना मीणा की बावड़ी और पन्ना मीणा की बावड़ी सवाई जयसिंह के शासन काल में बनवाई गई, जो कि प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों। इसके बारे में आपको ध्यान रखना। अगर अपन राजस्थान के सूती वस्त्र मिलों की बात करें तो राजस्थान में सूती वस्त्र में अग्रणी राज्य रहा है। राजस्थान में सबसे पहले अगर अपन सूती वस्त्र मिल की बात करें तो द कृष्ण मिल, जिसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी 1889 में। कब की गई थी दोस्तों? 1889 में कृष्ण मिल की स्थापना की गई थी। यह राजस्थान की पहली सूती मिल है। क्या है? राजस्थान की पहली सूती मिल है, जो कि देशभक्त सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई थी। अगर अपन राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलों की बात करें तो उसमें महालक्ष्मी मिल लिमिटेड ब्यावर में, अभी वर्तमान में ब्यावर जिला बन गया दोस्तों। एडवर्ड मिल लिमिटेड ब्यावर, विजय कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन राजस्थान में सहकारी सूती मिलों की बात करें तो गंगापुर भीलवाड़ा में, गुलापुरा भीलवाड़ा में और हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान में सहकारी सूती मिलें हैं दोस्तों। अगर अपन प्रमुख निजी मिले जो कि किसी की पर्सनल है उनकी अगर अपन बात करें तो द कृष्ण मिल लिमिटेड ब्यावर अजमेर राजस्थान की प्रथम सूती मिल, जो कि 1889 में स्थापित की गई थी। अपन मेवाड़ टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की बात करें तो भीलवाड़ा में 1938 में स्थापित की गई थी दोस्तों। महाराजा उम्मेद मिल पाली के अंदर स्थित है, 1942 में इसकी स्थापना की गई थी महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा दोस्तों। अगर अपन राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड की बात करें तो भीलवाड़ा में स्थापित 1960 में की गई थी दोस्तों। अगर अपन राजस्थान में वर्तमान में नए जिले बनाए गए उसकी बात करें तो देखो अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन सिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, पाली, सीकर। देखो ये बांसवाड़ा, पाली, सीकर ये 3 नए संभाग बनाए गए दोस्तों और ये 19 नए जिले बनाए गए थे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे आप बताइए कि आपको कौन से राज्य के बारे में जानकारी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।